चुड़ैल की ट्रेन पर बाढ़ का कहर। आजमगढ़ गांव के स्टेशन पर लोगों का अक्सर आना जाना था, लेकिन एक हादसे के बाद वहां लोगों का आना जाना कम हो गया। कुछ लोग तो इस जगह को भूतिया स्टेशन भी कहते थे, पर कुछ इन सबको नहीं मानते थे और फिर भी उसी स्टेशन से सफर करते थे। एक दिन गीता और पूर्वी अपनी माँ के साथ गांव जा रहे थे। तभी वो स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार करते हैं। माँ, इस ट्रेन का टाइम तो हो गया है, फिर ये आई क्यों नहीं अभी तक? पता नहीं बेटी, ये सब तो तुझे और पूर्वी को ही पता होता है। यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए, भारी वर्षा होने के कारण ट्रेन 2 घंटे के लिए रद्द कर दी गई है। 1 बजे ट्रेन आएगी। ये लो माँ, हम तो वैसे ही ट्रेन के लिए 2 घंटे पहले आए थे, अब ट्रेन और 2 घंटे लेट हो जाएगी। हे भगवान, एक तो जल्दी जल्दी काम करके बिना कुछ खाए आ गई, ऊपर से ट्रेन लेट। माँ, आप ऐसा करो, यही खाना खा लो, हम ट्रेन में कुछ और खा लेंगे। वाओ, अब मैं यही दाल भात खाऊंगी। माँ बेटी स्टेशन पर बैठकर ही खाना खाती हैं। 2 घंटे बीत गए, तभी ट्रेन आ जाती है। माँ बेटी सहित बाकी लोग भी ट्रेन में चढ़ जाते हैं। ट्रेन के दरवाजे झटके से बंद हो जाते हैं और लाइट जलने बुझने लगती है। ट्रेन में बैठे लोग डर जाते हैं। अरे गीता, पूर्वी, बेटा, ये ट्रेन में अजीब अजीब सा क्या हो रहा है? मुझे तो डर लग रहा है। माँ, आप परेशान मत होइए, बारिश के कारण ट्रेन की लाइट जल बुझ नहीं पा रही होगी सही से। हाँ माँ, मैं आपके साथ हूँ, डरिए मत। और भी तो लोग हैं ट्रेन में। जहाँ ये सब डर रहे होते हैं, उस डर का कारण कोई और नहीं बल्कि एक चुड़ैल थी जो कि इस ट्रेन को चला रही थी और वो कहती है ये मासूम लोग जानते नहीं हैं कि ये ट्रेन मेरे कब्जे में, और अब मैं इन पर इतना कहर करने वाली हूँ कि कभी किसी ने ऐसा कहर देखा नहीं होगा। जरा इन लोगों के पास जाती हूँ, पर ट्रेन चलाएगा कौन? आइडिया। ओम ह्रीम क्लीम प्रकट हो चुड़ैल दासी मेरी, प्रकट हो। चुड़ैल के कहते ही उसी के जैसी दिखने वाली उसके शरीर से एक चुड़ैल निकलती है, जिसे वो आदेश देते हुए कहती है, देखो, तुम मेरा ही अंश हो, जो मुझ में शक्तियाँ हैं अब वो तुम में भी है, और अब मैं तुम्हें जो बोलूंगी वही तुम्हें करना है। तुम इस ट्रेन को चलाओ, तब तक मैं आती हूँ। जो हुकुम मलिका। ये कहते ही चुड़ैल उन लोगों के पास जाती है, जिसे देखकर डरे हुए लोग और डर जाते हैं। क्या हुआ? मुझे देखकर तुम सब लोग डर तो नहीं गए? ओफो, काफी डरे हुए हो। तुम्हें पता है ये ट्रेन कौन चला रहा था? मैं चला रही हूँ, और अब तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। अरे अरे, कौन हो तुम और इस ट्रेन पर तुमने कब्जा क्यों कर रखा है? चाहती क्या हो तुम आखिर? बिना जलेबी की तरह बात को घुमाए हुए कहूँ तो मैं तुम सब लोगों को मारना चाहती हूँ। अरे, हमारा तुमसे कोई वास्ता नहीं है, हमने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है, तो तुम हम लोगों को क्यों मारना चाहती हो? मुझे इंसानों से नफरत है। कुछ समय पहले मैंने ऐसे ही तुम लोगों की जान बचाई थी, लेकिन हुआ क्या? मैंने लोगों का अच्छा करना चाहा, पर मेरे साथ ही बुरा हो गया, और इसीलिए अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी तुम सबको। अब आएगा बाढ़ का कहर जो तुम सबको ले डूबेगा। ये कहते ही चुड़ैल अपनी शक्तियों से बाढ़ ले आती है, जहाँ ट्रेन के चारों तरफ पानी ही पानी था। खिड़की से ये देखकर लोग काफी डर जाते हैं। 1-2 आदमी तो चुड़ैल से डरकर ट्रेन से कूद जाते हैं। छोड़ दो, हमें मत मारो, कोई नहीं बचेगा। बोला ना, पानी में समा जाओगे सब। चुड़ैल के ये कहते ही ट्रेन के आगे बाढ़ आती है और चुड़ैल के बाढ़ का कहर ट्रेन को पानी में डुबो देता है, जिससे ट्रेन के लोग मौत के घाट उतर जाते हैं और वापस कभी लौटकर नहीं आ पाते। वहीं चुड़ैल फिर लोगों को मारने के लिए उसी स्टेशन पर वहीं ट्रेन लेकर पहुंच जाती है। अनजान लोग इस ट्रेन में बैठ जाते हैं। चुड़ैल उन्हें भी मौत के घाट उतारने के लिए वही सब करती है जो उसने पहले के लोगों के साथ किया था। तभी ट्रेन की लाइट चली जाती है और मोमबत्ती जलाकर धीरे धीरे चुड़ैल आती है। गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई, किसी को खबर कौन है वो, अनजान है कोई।
कौन है मेहर? बचाओ बचाओ मेहर, बहुत डर लग रहा है। ये मोमबत्ती लेकर कौन आ रहा है? आओ मुझसे मिलो, मैं आकांक्षा जो अब चुड़ैल बन चुकी हूँ। मैंने सोचा चुड़ैल हूँ तो बॉलीवुड चुड़ैल की तरह एंट्री मारूं। अरे क्यों पीछे पड़ी हो हम सबके, और तुम यहाँ कैसे? क्योंकि तुम लोगों से अपनी मौत का बदला लेना चाहती हूँ। जैसे मैं मरी थी वैसे ही तुम सबको मार डालूंगी। कैसे मरी थी तुम? मैं अपनी मौत के बारे में बताना तो नहीं चाहती हूँ, पर तुम्हें वैसे ही मारना है, इसीलिए बता देती हूँ। पिछले साल की बात है, मैं स्टेशन पर आकर ट्रेन चलाया करती थी। मैं एक बहुत अच्छी ट्रेन चालक थी। वहाँ के अधिकारी को मेरा ट्रेन से लोगों को ले जाना इतना पसंद था कि उन्होंने मेरा प्रमोशन कर दिया। आज मुझे ट्रेन का प्रमोशन मिल गया। ऐसा लग रहा है मेरा ट्रेन चलाने का सपना पूरा हो गया हो। बचपन से ही शौक था कि बड़े होकर ट्रेन चलाऊंगी, लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाऊंगी। आज बहुत अच्छा लग रहा है। हमें खुशी है कि हमारी रेलवे लाइन में तुम जैसी स्वतंत्र लड़की है जो इतने सारे लोगों को सुरक्षित मंजिल तक पहुंचा देती है। ये लो तुम्हारा प्रमोशन लेटर। अब जाओ, ट्रेन और पैसेंजर्स तुम्हारा इंतजार कर रही है। जी सर। ये बोलते ही आकांक्षा ट्रेन में आकर ट्रेन चलाती है, लेकिन कुछ देर बाद मौसम खराब हो जाता है। तेज आंधी तूफान चलने लगता है और इसी बीच ट्रेन एक पुल के ऊपर से गुजरती है जो नदी से ज्यादा ऊंचाई पर नहीं थी। वहीं ट्रेन में बैठे लोग घबरा जाते हैं। तेज बारिश के कारण बाढ़ का सारा बहाव ट्रेन की ओर आ जाता है। वहां ट्रेन अपने पटरी से उतर जाती है और बाढ़ भी आ जाती है। बाढ़ का झटका लगने से कुछ लोग नदी में गिर गए थे, जिन्हें बचाने के लिए वो ट्रेन से आधी लटक कर लोगों को बचाने की कोशिश करती है। हाथ पकड़िए मेरा, कुछ नहीं होगा आपको। आकांक्षा इतना कहती है कि बाढ़ का एक तेज बहाव आता है जो पूरी ट्रेन को अपनी ओर खींच लेता है। सभी लोगों के साथ आकांक्षा भी मर जाती है, जिसके बाद वो चुड़ैल बनकर कहती है, इन लोगों की वजह से मेरी जान चली गई ना, अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। ये बाढ़ का कहर मुझे लेकर डूबा था ना, अब मैं इस बार सबको लेकर डूबूंगी। अब समझ तो आ गया ना तुम सब लोगों को कि ऐसे ही मरोगे। चुड़ैल जैसे ही लोगों को मारने के लिए बाढ़ का आह्वान करती है, तभी एक साधु बाबा उस ट्रेन में बैठा उस चुड़ैल की सारी बातें सुनकर कहता है, तुझे क्या लगता है जैसे तू लोगों को मारती आई है वैसे ही तू हमें भी मार देगी? नहीं, तेरा अंत जरूर होगा। अंत तो तुम्हारा होगा। ये देखो, बाढ़ इसी ट्रेन की ओर आ रही है और ये ट्रेन बाढ़ में डूब जाएगी। बाबा, अच्छा हुआ आप इस ट्रेन में मौजूद हैं। जल्दी बताइए इसे मारने के लिए हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? बेटा, चुड़ैल का विनाश 5 तत्व से होगा। बस तुम किसी तरह अग्नि ले आओ इसे भस्म करने के लिए। हवा, मिट्टी, पानी तो यही मौजूद है। मेहर, तुम अपना लाइटर दे दो इन्हें। हाँ, जी बाबा, ले लीजिए। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। चुड़ैल अपने जादू से साधु को गिरा देती है, पर वो साधु किसी तरह उस पर भस्म डाल देता है, जिससे एक तत्व तो पूरा हो जाता है। उसके बाद दूसरा तत्व अग्नि डाल देते हैं। तीसरा तत्व उसकी रूह था और बाकी 2 तत्व भी वहीं मौजूद थे। इस तरह चुड़ैल एक ही बार में भस्म हो जाती है, मगर बाढ़ का आता सैलाब उन सबको ले डूबता है। कैसे न कैसे करके कुछ लोग अपनी जान बचा लेते हैं और कुछ उसी बाढ़ के कहर में हमेशा के लिए खो जाते हैं। शौचालय वाली चुड़ैल। रात के समय एक बहुत ही सुंदर सी लड़की एक शौचालय के बाहर काउंटर पर बैठी होती है। हे भगवान, 12 बजने में केवल 10 मिनट ही बचे। आज तो मुझे बहुत ज्यादा देर हो गई, जल्दी से घर के लिए निकल जाती हूँ। वो लड़की अपने घर के लिए निकलने वाली होती है कि इतने में वहाँ एक जेंट्स टॉयलेट में जाने के लिए एक आदमी आ जाता है और उस लड़की से कहता है, अरे अरे रुको रुको, इसे बंद मत करो, मुझे जरा हल्का होकर आना है। उस आदमी को देखकर वो लड़की थोड़ी देर के लिए रुक जाती है, जिसके बाद आदमी शौचालय के अंदर चला जाता है। जिसके बाद वो उसके बाहर आने का इंतजार करती रहती है। देखते ही देखते उस लड़की को पूरा 1 घंटा बीत जाता है। इतनी देर हो गई है, अभी तक ये आदमी बाहर नहीं निकला। अब क्या करूं? आस पास में कोई है नहीं जिसे अंदर भेजकर उस आदमी को बाहर निकलवा दूं। वो लड़की यहाँ वहाँ देखती है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। जिसके बाद न चाहते हुए भी उस लड़की को उस आदमी को शौचालय के अंदर से बाहर निकालने के लिए शौचालय के अंदर जाना पड़ता है। जैसे वो जेंट्स टॉयलेट के अंदर जाती है, वो आदमी उसे दबोच लेता है। क्या बात है, आखिर मछली मेरे जाल में फंसी गई, अब कहाँ बचकर भागेगी मुझसे? अरे छोड़ो छोड़ो, मुझे छोड़ दो। तुमने मुझे ऐसे क्यों पकड़ा है?
मुझे छोड़ो, नहीं तो मैं पुलिस में कंप्लेन लिखवा दूंगी तुम्हारी। कंप्लेंट लिखवाने के लिए? अरे तू बचेगी तभी तो तू कंप्लेंट लिखवाने जाएगी ना। इतना कहकर वो आदमी उस लड़की के ऊपर जोर जबरदस्ती करने लगता है। तभी अचानक से वो लड़की अपना रूप बदल लेती है। जैसे ही वो एक चुड़ैल के रूप में आती है, वो आदमी उसे देखते ही बहुत बुरी तरह डर जाता है और उसे छोड़ देता है। अब बता, अब क्यों नहीं पकड़ा तूने मुझे? अब क्यों छोड़ दिया? अब देख मैं तुझे कैसे पकड़ती हूँ और तुझे पटक पटक के मारती हूँ। तेरा तो वो हाल करूंगी जो तूने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। इतना कहकर चुड़ैल उस आदमी को बहुत ही बुरी तरह से मारने लगती है। देखते ही देखते चुड़ैल उसे जान से मार देती है, जिसके बाद वो अपने इंसानी रूप में आ जाती है और शौचालय को बंद करके अपने घर के लिए निकल जाती है। आखिर एक सुंदर सी गरीब लड़की एक चुड़ैल के रूप में कैसे आई? आप भी इस बात को जानने के लिए बहुत उतावले होंगे, इसलिए आओ हम तुम्हें कहानी को शुरू से बताते हैं। काशीपुर के छोटे से गांव में एक करीना नाम की लड़की रहती थी। करीना बहुत ज्यादा गरीब थी, इसलिए वे एक शौचालय पर नौकरी करके अपने परिवार को पाल रही थी। उसके इस दुनिया में उसके माता पिता के अलावा और कोई नहीं था। अक्सर करीना रात के समय देरी से घर पर आया करती थी, क्योंकि ज्यादा देर रुकने से वो ज्यादा पैसे कमा लिया करती थी। बस थोड़े से पैसे और आ जाए तो आज अपनी माँ की दवाई लेते हुए जाऊंगी। माँ की दवाई खत्म हो गई और फिर कल पिताजी का चेकअप भी करवाना है। करीना जितनी ज्यादा गरीब थी, लेकिन उससे भी ज्यादा वो कहीं खूबसूरत थी, जिसकी वजह से हर किसी की नजर उसी पर रहा करती थी। वो अपनी परेशानियों की वजह से शौचालय पर नौकरी कर रही थी। जैसे ही वो रात के 12 बजे के करीब शौचालय से वापस अपने घर की तरफ जा रही होती है, रास्ते में उसे कुछ लोग मिल जाते हैं। अरे अरे कहाँ जा रही है? जरा यहाँ आ तो सही, मैं तुझे अपनी बाइक की सैर कराऊंगा। अरे नहीं नहीं, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें वो सब दिलवाऊंगा जो तुम चाहती हो। बस मुझे आज रात खुश कर देना। ये तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो? मेरा रास्ता छोड़ो और मुझे यहाँ से जाने दो। करीना वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कोई निकलने नहीं देता। जिसके बाद उन सब में से एक बाइक वाला अपनी बाइक से उतरता है और करीना को पकड़ लेता है। अब देखता हूँ कैसे नहीं आती है तू आज। हाँ, आज तो तुझे आना ही होगा। इतना कहते ही वो सभी लोग करीना को जबरदस्ती करके शौचालय पर ले आते हैं, जिसके बाद वो सब उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं। देखते ही देखते वो सब उसके साथ बुरा बर्ताव करते हैं और उसे शौचालय में ही जान से मारकर चले जाते हैं। मरने के बाद करीना एक बहुत ही भयानक चुड़ैल बन जाती है। इन लोगों ने जो मेरे साथ किया वो बहुत ही गलत किया। इन्होंने मेरी गरीबी का फायदा उठाया और मेरे साथ इतना बुरा किया। अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको मार दूंगी। चुड़ैल बनने के बाद करीना एक एक करके उन सभी को मार देती है, जिसके बाद चुड़ैल उसी शौचालय में अपना रूप बदलकर नौकरी करने लगती है। मैं मर गई तो क्या हुआ, अभी तो मुझे और भी बहुत से काम करने हैं। माँ के लिए दवाई लेकर जानी है और पिताजी का चेकअप भी करवाना है। इतना सोचते ही चुड़ैल अपना इंसानी रूप बदल लेती है और वहाँ से चली जाती है। देखते ही देखते चुड़ैल अपने घर पहुंच जाती है, जहां वो अपनी माँ को दवाई खिलाती है और अपने माता पिता के साथ खाना खाकर आराम से अपने कमरे में जाकर सो जाती है। अगले दिन सुबह वो अपने पिता का अच्छे से हॉस्पिटल में इलाज करवा कर लाती है, जिसके बाद वो अपने माता पिता से कहती है, माँ पिताजी, जब तक मैं आप दोनों के साथ हूँ मैं आप दोनों को परेशानी में नहीं आने दूंगी। ये मेरा आप दोनों से वादा है। अरे बिटिया, तेरी जैसी बेटी ऊपर वाला हर इंसान को दे, क्योंकि तुझे अपनी बेटी कहना मेरे लिए एक बहुत ही फख्र की बात है। तूने अकेले ही हम दोनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखा है। माँ पिताजी, आप कैसी बातें कर रहे हो? ये तो मेरा फर्ज है, क्योंकि मैं आप दोनों से बहुत प्यार करती हूँ और एक बेटी होने के नाते मुझे आपके लिए वो सब करना है जो मैं चाहती हूँ। करीना की ये बात सुनकर उसके माता पिता बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और उसे गले से लगा लेते हैं। ऐसे ही करीना मरने के बाद भी अपने माता पिता का ख्याल रखती है और शौचालय पर नौकरी करती रहती है। जब भी शौचालय पर कोई गलत आदमी आता तो करीना अपना रूप बदलकर उसे मार देती है। लेकिन ऐसा करने से हर रोज शौचालय के अंदर अगले दिन सुबह गाँव वालों को लाश मिलने लगती है, जिसकी वजह से गांव के लोग धीरे धीरे उस शौचालय पर जाना बंद करने लगते हैं और इसी कारण अब चुड़ैल अपने माता पिता के लिए ज्यादा पैसा कमा नहीं पा रही थी। अरे ये सब क्या हो रहा है? शौचालय में तो कोई आ ही नहीं रहा है। पूरे दिन बैठने के बाद भी मेरी कोई कमाई नहीं हुई। अगर ऐसे ही चलता रहा
तो मैं अपने माता पिता का ध्यान कैसे रखूंगी? तभी रात के समय शौचालय की तरफ एक लंबा चौड़ा आदमी आता है, जो करीना से बिना कुछ कहे शौचालय के अंदर चला जाता है और कुछ ही देर में शौचालय से बाहर आ जाता है, जिसके बाद वो करीना को कई सारे पैसे देकर कहता है, देखो, मुझे लगता है कि तुम बहुत ज्यादा गरीब हो, तुम्हारे कपड़े भी फटे हुए हैं। ये कुछ पैसे मैं तुम्हें अपनी तरफ से दे रहा हूँ, इन्हें रख लो और अपने लिए नए कपड़े सिलवा लेना। उस आदमी की ये बात सुनते ही करीना अपने असली रूप में आ जाती है, जिसके बाद वो आदमी करीना को एक चुड़ैल के रूप में देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। तुम एक भयानक चुड़ैल हो। मुझे तो लगा कि तुम गरीब हो, इसलिए मैंने तुम्हारी मदद की। मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा यहाँ कभी नहीं आऊंगा। तभी चुड़ैल अचानक से रोने लगती है और रोते हुए उस आदमी से कहती है, यहाँ आने वाला हर एक आदमी मुझे गलत नजरों से देखता है और इसी वजह से कुछ लोगों ने मेरे साथ मिलकर बहुत बुरा किया और मुझे मार दिया। लेकिन मरने के बाद भी मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली, क्योंकि मेरे गरीब माँ बाप को मेरी जरूरत है। तुम बहुत अच्छे हो, इसलिए मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। तुम तो बहुत ही दयावान हो। एक चुड़ैल मरने के बाद भी अपने माता पिता का ख्याल रखने के लिए वापस आ सकती है। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अगर तुम चाहो तो तुम्हारी जगह मैं तुम्हारे माता पिता का ख्याल रख लूंगा, क्योंकि एक दुर्घटना के दौरान मेरे माता पिता इस दुनिया से चल बसे और मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। तुम्हारे माता पिता को मैं बिल्कुल अपने माता पिता की तरह ही मानूंगा। उस आदमी की ये बात सुनकर चुड़ैल बहुत खुश होती है, जिसके बाद चुड़ैल उसे अपने घर लेकर आती है और अपने माता पिता से मिलवाती है। कुछ दिनों बाद चुड़ैल अपने माता पिता को अपना सच बताकर वहां से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है और वो आदमी करीना के माता पिता के साथ एक खुशहाल जीवन जीने लगता है। चुड़ैल की 10 बच्चों वाली मुर्गी। ढोलकपुर गांव में खुशियों की धुनें और बच्चों की किलकारियां गूंज रही थी, पर गांव की खुशियों को नजर तब लगी जब एक तरफ गांव में एक बहुत ही भयानक चुड़ैल, जिसकी लाल स्याह खूनी आंखें, बिगड़ी सूरत थी, एक विशाल से मुर्गे पर सवार होकर गांव में कदम रखती है। उसके कदम रखते ही गांव की जमीन जोर शोर से कंपन करती थी, जिसे भांपकर सभी के किवाड़ खुल जाते हैं। मुनमुन, लगता है इन चतुर गांव वालों को हमारे आने की भनक पड़ गई है। हमको जल्दी से इनके शातिर निगाहों से बचना पड़ेगा। चुड़ैल अपनी मुर्गी को हाँकते हुए जंगल की ओर भाग जाती है। तभी सारा गांव मैदान में जुट जाता है। अरे क्या तुम सबने भी किसी के आने की दस्तक सुनी? ऐसा लगा जैसे किसी ब्रह्म राक्षस ने गांव में दस्तक दी। इतने जोर की हलचल हुई कि ससुरी नींद खुल गई। गांव के लोग काफी देर तक इस विषय पर चर्चा करते हैं और कोई नतीजा न मिलने पर अपने घरों के भीतर चले जाते हैं, जिसके बाद चुड़ैल गहरी सांस भरते हुए कहती है, आज तो बाल बाल बचे, वरना हमारा मकसद पूरा होने से पहले ही तितर बितर हो जाता। अरे लानत है तुझ जैसी मुर्गी पर, जिससे मुझे छुई मुई चुड़ैल का भार भी नहीं सहा जाता। ये सुन चुड़ैल की गुस्सैल मुर्गी उसे चोंच मारती है, जिसे देख चुड़ैल कहती है, बस तेरा यही बोल बच्चन मुझे नहीं सुहाता। याद रख, तेरी ये जिंदगी मेरी देन है और तू मेरी गुलाम मुर्गी है, जिसे मेरा खास मकसद पूरा करना है। तेरे कर्म के फल को इन जिंदा इंसानों की मौत का कारण बना दूंगी। जहाँ रात के सन्नाटे में पूरा गांव नींद के आगोश में था, वहीं दूसरी ओर चुड़ैल जंगल के बीचों बीच एक शैतानी हवन कुंड प्रकट करते हुए कहती है, असुरासुर निशाचर आहुन कुरु, शैतानों के सरदार, अपने इस चुड़ैल भक्त के रक्त भोग को स्वीकार करो। चुड़ैल के शैतानी मंत्रों के आह्वान के साथ पूरा जंगल सन्ना उठता है। प्रकृति बेडौल हो जाती है। आकाश के पंछी करहाते हुए छटपटाकर जमीन पर ढेर होने लगते हैं। तभी शैतान चुड़ैल के सामने आ खड़ा होता है। अंधेरी दुनिया का साम्राज्य कायम रहे। कहो, क्या चाहती हो तुम? बादशाह, मेरी मुर्गी गर्भवती है। मैं चाहती हूँ कि उसके अंदर पल रहे एक बच्चे 10 हैवानी बच्चे में बदल जाएं, जिससे मैं इस गांव में शैतान का साम्राज्य स्थापित कर सकूं। तुम्हें अपनी मुर्गी के एक बच्चे को 10 में बदलने की खातिर प्रकृति के नियम के विरुद्ध जाना होगा। अगर मुझे अपनी शक्ति और जान फूंक कर भी इस मुर्गी के 10 बच्चों का अस्तित्व कायम करना पड़े तो भी मैं तत्पर हूँ। शैतान चुड़ैल की जान उसकी मुर्गी में फूंक कर बोलता है, अगले कुछ ही क्षणों में तुम्हारी मुर्गी 10 बच्चे देगी, जिसमें शैतान की अपार शक्तियां सीमित होंगी। शैतान के ओझल होने के पश्चात चुड़ैल की शैतानी मुर्गी की आंखें खूनी लाल हो जाती हैं और वो कहती है, लगता है मेरे बच्चे इस दुनिया में आने
चुड़ैल की मुर्गी 10 काले लाल अंडे देती है, जिनके अंदर से चूजे तोड़ फोड़ मचाते हुए बाहर आते हैं और फौरन ही विशाल मुर्गियों में बदल जाते हैं। आज की रात चैन की नींद सो लो, क्योंकि कल से तबाही मचने वाली है। ये शिकारी चुड़ैल अपने शैतानी मुर्गियों से तुम्हारा खात्मा करेंगी। अगली रात सभी जन खा पी चुकने के बाद सो जाते हैं। आधी रात चुड़ैल अपनी 10 मुर्गियों के साथ गांव में दस्तक देती है। जाओ और जाकर एक एक पर धावा बोल दो, जो हुकुम मेरे आका। शैतानी मुर्गियां कुकुड़ कू की आवाज करती हैं, जिसे सुन गोपाल की आंख खुलती है। अरे यह मुर्गी की आवाज कैसी? वो झटपट से दरवाजा खोलकर बाहर निकलता है, जहां चारों ओर मुर्गियों को घूमता देख वो लालची स्वार्थ से कहता है, एक साथ इतनी मुर्गियों का झुंड? तेरी तो निकल पड़ी गोपू, कितनी मोटी ताजी है ये मुर्गियां, एक को खाकर ही पेट टनाटन उठेगा, इन्हें जल्दी से दर पकड़ता हूँ। गोपाल मुर्गियों को पकड़ने दौड़ता है कि शैतानी मुर्गियां जंगल की ओर भागती हैं। तभी चुड़ैल उसकी गर्दन धर दबोचती है। फंस गया शिकार। चुड़ैल को देख खौफ से गोपाल की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो चीख पड़ता है, चुड़ैल बचाओ बचाओ। तूने क्या सोचा कि मैं तुझे मेरी मुर्गियों को खाकर तेरे पेट की आग ठंडी करने दूंगी? मरेगा, तू मरेगा। हुकुम, इसका शिकार करने को हम मुर्गियां काफी हैं। आप तो सिर्फ बैठकर इस मौत के खेल का मजा लीजिए। मुर्गियां अपनी पेनी चोंच से गोपाल की आंखें फोड़ देती हैं और उसके शव को खाकर अपना पेट भरती हैं। इसकी बॉडी तो बड़ी ही लाजवाब थी। सवेरे गोपाल की लाश गांव के बीचों बीच पड़ा देख सभी झुंझला उठते हैं। किसने मार डाला गोपाल को? इसका तो किसी से कोई बैर भी नहीं था। इसकी लाश का बिगड़ा हाल साफ शब्दों में बयां कर रहा है कि इसे किसी चील कौवे ने नोच खाया है। अब हम सभी को सतर्कता से रहने की जरूरत है। सभी अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं और चुड़ैल एक बार फिर अपनी 10 मुर्गियों के साथ अंधेरे में गांव में आती है। आगे बढ़ो मेरी मुर्गियों और अपने कुकड़ को की धुन में इनके मौत का बिगुल बजाओ। कुकड़ को। मुर्गियों की आवाज खिड़की के रास्ते से सो रही मयूरा के कानों में पड़ती है और वो नींद से जाग कर कहती है, मुर्गे की बात, लगता है सवेरा हो गया। पहले पानी भराती हूँ, नहीं तो कुएं पर भीड़ मच जाएगी। वो कच्ची नींद में ही बाल्टी उठाए बाहर निकलती है। तभी छप्पर से लटकी चुड़ैल उस पे धावा बोलती है, अब मैं तेरा चर्बीली गोश्त खाकर अपनी हैवानी मुर्गियों का पेट भरूंगी। चल मेरे साथ। चुड़ैल उसे घसीटकर 10 मुर्गियों के बीच फेंक देती है। डरी सहमी मयूरा मदद की गुहार लगाते हुए कहती है, बचाओ बचाओ, वरना ये चुड़ैल की मुर्गियां मुझे खा जाएंगी। मयूरा की आवाज से पूरा गांव खिड़की खोलकर बाहर ताकता है, जहां वो देखते हैं कि चुड़ैल की मुर्गियां मयूरा को नोच कर खा रही हैं। ये देख सभी की हिम्मत जवाब दे जाती है और कोई भी जन बाहर नहीं निकलता है। कान खोलकर सुन लो ढोलकपुर के वासियों, जो हश्र आज इसका हुआ है, मैं तुम्हें भी ऐसे ही अपनी मुर्गियों का आहार बनाऊंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल अपनी 10 मुर्गियों समेत ओझल हो जाती है। अब हर दिन के साथ चुड़ैल की शिकारी मुर्गियां गांव के लोगों को भरमाकर उन्हें फाड़ डालती हैं और खा जाती हैं, जिसे देख एक सवेरे तमाम निवासी एक तांत्रिक के पास आकर सारा मसला बताते हैं। बाबा, उस चुड़ैल ने हमें खुली चुनौती दी है कि वो हम सभी का नामो निशान मिटाकर रख देगी। तभी तांत्रिक बाबा अंतर्ध्यान होकर अपनी साधना सिद्धि का उपयोग करके कहते हैं, वो मुर्गियां कोई साधारण जीव जंतु नहीं, बल्कि उस चुड़ैल के द्वारा बिछाया हुआ बहेलिये का जाल है। तांत्रिक जोर शोर की तैयारी के साथ गांव में आता है। आधी रात चुड़ैल अपनी मुर्गियों के साथ गांव में आ धमकती है। आज गांव में इतना सन्नाटा क्यों छाया है? कहीं ये चौकन्ने होकर कहीं छिपे तो नहीं बैठे? बचे हुए गांव के निवासी हाथों की जलती मशाल लिए चुड़ैल को घेरे में कैद करते हैं। तुम्हें क्या लग रहा है, ये पैतरे आजमा कर तुम मुझे हरा पाओगे? कतई नहीं। धूर्त चुड़ैल, बंद कर यहाँ से ठिठोली, क्या चाहती है तू? तुम सभी की मौत और इस गांव पर अपना साम्राज्य। ये सुन बाबा चुड़ैल पर भभूत डालते हैं। चुड़ैल छटपटाती हुई करहाने लगती है, तेरी ये मजाल जो तूने मुझे तकलीफ दी। मेरी मुर्गियों, आगे बढ़ो और इन्हें सबक सिखाओ। शैतानी मुर्गियां पंख फड़फड़ाकर लोगों पर भीषण वार करती हैं। तभी बाबा एक मुर्गी को अक्षत के चावल खिलाते हैं, जिससे एक मुर्गी वहीं दम तोड़ देती है।
ये तूने सही नहीं किया तांत्रिक। तेरे चलते मेरी एक मुर्गी मारी गई। मुर्गी के मरने से चुड़ैल कमजोर हो रही है। इसका अर्थ कि चुड़ैल की शक्तियां इन 10 मुर्गियों में बंद है। बाबा चुड़ैल पर 7 पवित्र नदियों का जल का छिड़काव करते हैं, जिसके साथ चुड़ैल का खात्मा हो जाता है और साथ ही 10 शैतानी मुर्गियों का खेल भी खत्म हो जाता है। खतरा पूरी तरह से टल चुका है। एक बार फिर बुराई पर फिर से अच्छाई की जीत हुई। इस तरह एक बार फिर ढोलकपुर गांव में जीवन बसना शुरू हो जाता है। एक गांव में ममता और गिरधर नाम का दंपत्ति रहता था। उनकी 8 साल की बेटी थी जिसका नाम पूर्वी था। महज 8 साल की पूर्वी सयानी सी बोली बोला करती थी, जिसके पीछे उसकी बीमार माँ का हाथ था। पूर्वी के जन्म के कुछ ही महीनों बाद ममता को मालूम पड़ा कि उसे गर्भाशय का कैंसर है। ऐसे में गिरिधर ने अकेले ही माता पिता दोनों का फर्ज अदा करके पूर्वी को पाला था। बढ़ते वर्षों के साथ पूर्वी होश संभालने लगी थी। अरे पूर्वी बेटा, मैं काम पर जा रहा हूँ। बाबा, कारखाने की जहरीली गैस के धुएं से आपकी खांसी हर एक रोज बढ़ती जा रही है। आप कोई और काम क्यों नहीं खोजते? बेटा, तेरा बाबा पढ़ा लिखा नहीं। मुझ अनपढ़ को कारखाने में मजदूरी करने के सिवाय दूसरा काम भी क्या मिलेगा? गिरिधर जिस बिजली के बड़े कारखाने में काम करके जो पैसे कमा पाता, उससे 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो पाता है। बचे खुचे पैसे ममता की दवाइयों में न्यौछावर हो जाते थे। मगर किसे पता था कि आज गिरिधर की उस कारखाने में आखिरी सांसें चल रही थी। काम के दौरान कारखाने में आग लग जाती है, जिसकी लपटें फौरन कर्मचारियों को अपने चपेटे में ले लेती हैं, जिसमें गिरधर भी झुलस जाता है और मौके पर ही दम तोड़ देता है। सांझ को यह खबर पूर्वी और उसकी मां को पता चलने पर जैसे उनका आसमान ही छिन गया हो। बिछौने पर पड़ी ममता रोते हुए कहती है, काश कि आपकी सारी बलाएं मुझ पर आ जाती। सालों से बिछौने पर पड़ी जिंदा लाश बनकर रह गई हूँ। मैं ही चली जाती। पूर्वी की आंखों से आंसुओं की बहार बरस रही थी। ऐसे में वो अपनी माँ के आंसू पोंछते हुए कहती है, माँ चुप हो जाओ, रोने से कुछ भी हल नहीं होगा। ममता रोते बिलखते हुए सो जाती है, मगर पूर्वी की आंखों से जैसे नींद उड़ी हुई थी। वो दीवट पर बैठी कहती है, बाबा तो इतने पैसे भी नहीं छोड़कर गए जिससे घर चले। ऐसे में एक भी दिन का दाना पानी चलाना मुश्किल है। सवेरे पूर्वी सभी के घर जाकर उनसे मदद मांगती है, मगर कोई उसे कोई मदद नहीं करता, बल्कि दुत्कारता है और कोई तो उसे झड़पता है। कमलेश, जो उसके पिता का पुराना दोस्त था, आकर कहता है, अब पूर्वी बिटिया। कमलेश काका, कहाँ थे आप? बाबा हमको अकेला छोड़कर चले गए। बिटिया, मैं गांव से बाहर था। रो मत बिटिया, आज के जुग जमाने की खातिर इन आंसुओं का कोई मोल नहीं है बिटिया। काका, पिछले 3 रोज से अम्मा भूखी है। उनकी दवाई भी खत्म हो गई है। घर चलाना एकदम दुर्भर हो चुका है। हिम्मत की पंक्ति बांध बेटा, 15 अगस्त आने को है। ऐसे में पतंग की बिक्री जोरों शोरों से होगी। मैं तुझे पतंग बनाना सिखा देता हूँ, उससे जीवन आसान हो जाएगा तेरा। दिमाग की तेज पूर्वी पहली बार में ही पतंग बनाना सीख जाती है और सैकड़ों पतंग बनाकर उन्हें कड़ी धूप में बेचने निकल पड़ती है। पतंग ले लो पतंग, रंग बिरंगी पतंग, पूर्वी की पतंग ले जाओ, 15 अगस्त में पतंग उड़ाओ। भूखी प्यासी पूर्वी बुलंद आवाज में पतंग बेचती है, मगर कोई भी उसकी पतंग नहीं खरीदता। एकाएक उसकी आंखों के सामने घनघोर अंधेरा छाने के साथ वो स्तब्ध होकर जमीन पर गिर जाती है। फिर सड़क से गुजर रहे 2 बच्चे आते हुए कहते हैं, मीकू, वो देख, रंग बिरंगी पतंग, चल मजे करते हैं। हाँ चल। दोनों बच्चे पूर्वी की सभी पतंग को तार बघार करके चल देते हैं। तभी पूर्वी बेहोशी से आकर पतंग को फटा चिटा हुआ पाकर फूट फूट कर रोकर कहने लगती है, ये मेरी पतंग को किसने तहस नहस किया है? वो बिलख बिलख कर रोती है। तभी उसकी सिसकियां आसमान में उड़ रही एक परी सुनकर उसके पास आती है। अरे तुम क्यों रो रही हो? परी के पूछने पर पूर्वी उसे अपने दुख की सुनाती है, जिसके बाद परी अपने जादू से उसे 3 पतंग देकर कहती है, पूर्वी, ये 3 जादुई पतंग हैं। जब भी तुम इनसे मदद मांगना, तब ये तीनों पतंग सुनहरे रंग की हो जाएंगी। जिसे पहली पतंग तुम्हें सोने की पतंग, दूसरी पतंग तुम्हें भोजन और अंतिम पतंग तुम्हें आइसक्रीम देगी। ये सुनकर पूर्वी बेहद खुश होती है। इन जादुई पतंग के लिए तुम्हारा शुक्रिया जादुई परी। अगले ही पल पूर्वी तीनों जादुई पतंग के साथ घर लौटकर कहती है, ये
पतंग सचमुच जादुई है भी या नहीं, ये जानने के लिए मुझे इनसे कुछ मांग कर देखना होगा। अगर तुम तीनों जादुई पतंग हो तो मुझे इसका पुख्ता प्रमाण दो। पूर्वी शब्द से जैसे तीनों पतंग में जान पड़ जाती है। एक तेज प्रकाश पतंग पर चमक पड़ता है, जिसके साथ उनका रंग एकदम सोने सा हो जाता है। ए मेरी जादुई पतंग, मुझे खूब सारा खाना दो। दूसरा जादुई पतंग अपने भीतर से पूरे घर में मानो खाने का खजाना भर देता है, जिसे देख पूर्वी चौंकते हुए कहती है, ये तो सचमुच में मायावी पतंग है। जादुई पतंग के कारण कई रोज बाद दोनों माँ बेटी भरपेट खाना खा पाती हैं। माँ की सभी दवाइयाँ खत्म हैं। इससे पहले कि माँ की सेहत और अधिक संतुलन से बाहर हो जाए, मुझे पहली जादुई पतंग की मदद चाहिए होगी। ए मेरी सोने की सुंदर जादुई पतंग, मुझे इसी वक्त एक सोने की पतंग दे दो। जादुई पहली पतंग पूर्वी को चमचमाती खरे सोने की एक पतंग देती है। इससे मेरा काम बन जाएगा। जादुई पतंग से मिले पतंग को पूर्वी सुनार से सौदा कर देती है, जिससे उसे मोटी रकम हाथ लगती है। वो अपनी माँ की दवाइयाँ भी खरीद लाती है और अपनी जादुई पतंग को शुक्रिया अदा करती है। तुम्हारा शुक्रिया जादुई पतंग, तुमने मेरी बहुत मदद की। इसी तरह समय गुजरता जा रहा था। जब कभी पूर्वी को कोई भी जरूरत पड़ती तो वो अपनी 3 जादुई पतंग के द्वारा अपनी समस्या को सुलझा लिया करती थी। एक बार गांव में एक आइसक्रीम बेचने वाला शख्स आता है। आइसक्रीम ले लो, रबड़ी पिस्ते से भरी आइसक्रीम खा लो, आओ बच्चों आइसक्रीम ले लो। पूर्वी सभी के चेहरे को देखकर कहती है, सभी को आइसक्रीम खाने का मन है, मगर पैसे के अभाव में बच्चे का आइसक्रीम का लुत्फ नहीं उठा पा रहे हैं। अब मुझको कुछ करना ही होगा। पूर्वी अपनी तीसरी जादुई पतंग से कहती है, बारी आ चुकी है जब अंतिम जादुई पतंग का इस्तेमाल हो। ए मेरी जादुई पतंग, मुझे खूब सारी आइसक्रीम दो। जादुई तीसरी पतंग पूर्वी के द्वारा की गई आइसक्रीम की मांग की पूर्ति करती है। वो सभी बच्चों को एक एक आइसक्रीम बांटती है। तभी मीकू और अमित भी वहाँ आ धमकते हुए कहते हैं, हमें भी आइसक्रीम चाहिए, हमारे पास पैसे नहीं है। हमें भी आइसक्रीम चाहिए, हमें भी, हमारे पास पैसे नहीं है। कहो कौन सी आइसक्रीम खाओगे तो? मुझे चोकोबार। और मुझे बटर स्कॉच। ए मेरी जादुई पतंग, मुझे जल्दी से एक चोकोबार और एक बटर स्कॉच दो। जादुई पतंग से निकली दोनों आइसक्रीम दोनों दोस्त के हथेली में आ रुकती हैं। वो हैरानी जाहिर करते हुए कहते हैं, काई पोची आइला, ये कैसी जादुई पतंग है जो खाने की चीज देती है? दरअसल ये एक जादुई पतंग है जो आइसक्रीम देती है। मेरे पास इसके अलावा भी 2 और जादुई पतंग हैं। माफ करना, उस रोज जब तुम सड़क पर बेहोश पड़ी थी तो हमने ही तुम्हारी पतंग को फाड़ा था। इस पर पूर्वी उन्हें मुस्कान देती है और वो कहते हैं, हमने तुम्हारी पतंग फाड़ी और तुम खुशी मना रही हो। तुमने अच्छा किया। अगर उस रोज मेरी पतंग नहीं फटती तो ना तो वो परी आती, ना ये 3 जादुई पतंग। पूर्वी अपने जादुई 3 पतंग से ऐसे ही लोगों को और अपनी मदद किया करती थी। एक रोज एक युवक सूट बूट पहने उसके घर आता है। मैं सतवीर हूँ, उस कारखाने का मालिक जहाँ तुम्हारे बाबा काम करते थे। मुझे खबर नहीं पड़ी कि उस हादसे के सिर्फ माल की नहीं बल्कि जान माल दोनों की हानि हुई। मुआवजे में मैं तुम दोनों की मदद करना चाहता हूँ। अंकल, जो भी हुआ वो महज एक हादसा था। मेरे पास पहले ही 3 जादुई पतंग है, जिसे मैं न सिर्फ अपनी बल्कि औरों की भी मदद करती हूँ। मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर भविष्य में जब भी तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़े तो बता देना। जादुई पहली पतंग से पूर्वी अपनी माँ की बीमारी को हराने में कामयाब होती है, जिसके बाद वो अपनी आर्थिक दशा स्थिर करती है। फिर कुछ दिन बाद चारों ओर 15 अगस्त की चहल पहल मच जाती है। पूरा आसमान पतंग से भरा हुआ था, जहाँ पूर्वी भी बड़े उमंग से अपनी जादुई सोने की पतंग को आसमान में उड़ा रही थी और लोग उसे निहार रहे थे। गाँव में चुड़ैल का नहाना। ज्वालापुर नाम का एक गाँव था। वहाँ के लोग पुरानी सोच से जुड़े हुए हैं। वहाँ अभी भी ऐसी काफी चीजें थीं जो विकसित नहीं हुई थी। हालांकि आमतौर पर आसपास के गांव में स्नान घर, टॉयलेट, सड़कें, स्कूल आदि बन चुके थे, पर ज्वालापुर गांव में नहीं बना था। हमेशा की तरह उस गांव की औरतें सुबह जल्दी उठकर नदी पर स्नान करने पहुंच जाया करती थी। ऐसे ही 5-6 औरतें स्नान कर ही रही थी। अरे आज वो बीना नहीं आई क्या? वो सो रही होगी ना, इसलिए आई नहीं होगी। फिर क्या? कहने के बाद भी घोड़ी आई नहीं। वो तो अभी भी घोड़े बेचकर सो रही है। अरे क्या तुम भी बीना की बातें लेकर बैठ गए हो? अरे मजा करो ना, कितना मजा आ रहा है खुले में नहाने का। मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता खुले में ऐसे स्नान करना, पर क्या करें, मजबूरी है।
कोई भरोसा नहीं है, कौन हमें कहाँ झाड़ियों से झांक रहे हो। हाँ, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। तुम दोनों जो भी कहो, मुझे तो ऐसे ही अच्छा लगता है, क्योंकि हम शुरू से ही ऐसे स्नान करते हैं। गायत्री इतना कहती है कि एक कौवा उड़ता हुआ उसके सिर पर बीट करके चला जाता है। ये देखकर सरला मंजू के साथ बाकी औरतें भी उस पर हंसने लगती हैं। ले और नहा ले खुले में, बड़ा पसंद है ना तुझे? मुझे बस इसीलिए ही नहीं पसंद। बिल्कुल मुझे भी नहीं पसंद, बिल्कुल मुझे भी नहीं पसंद। सभी औरतें नहाने में व्यस्त थीं कि गांव के बदमाश आदमी उन्हें छुपकर पेड़ के पीछे से देख रहे थे। अय्यो, अरे देखो देखो, गांव की औरतें कैसे नहा रही हैं। अरे ये स्त्रियां कितनी सुंदर होती हैं ना, संसार की सबसे अच्छी चीज है ये। अरे यार, यहाँ पर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, हम थोड़ा आगे चलते हैं तो सही रहेगा है। वो दोनों आगे आकर झाड़ियों में जैसे ही छुपते हैं कि उनकी आवाज से औरतें खबरदार हो जाती हैं और वहीं दोनों गुंडों को देख लेती हैं। तो सरला एक मग्गा उठाकर नंदू के सिर पर मारती है और कहती है, अरे निर्लज पापी दुष्ट आदमी, शर्म नहीं आती? इसीलिए वो पाए से स्नान करता हुआ देख रहा है औरतों को। तुम्हारी तो जरूर शिकायत करनी पड़ेगी। वाह सरला, तूने ये करके बिल्कुल ठीक किया है। और मारे से आज तो इसकी खैर नहीं। चलो चलो, इन्हें मारने चलते हैं। ये बोलकर सभी औरतें तालाब से बाहर आकर गुंडों के पास जाती हैं और मारने लगती हैं। तभी दूसरा बदमाश दिलीप मंजू का हाथ पकड़कर कहता है, मेरे से होशियारी की तो बहुत बुरा होगा। अगर इतना ही है तो खुले में ना नहाया करो, जब तुम ऐसे करोगी तो यही होगा। वाह मेरे दिलीप साहब, क्या डायलॉग मारा आपने। अब इन औरतों की हेकड़ी निकालते हैं हम। देखो, अगर मंजू को कुछ भी हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे जाने मन, तुम बुरी नहीं, तुम बहुत अच्छी हो। तुमसे अच्छा कोई नहीं हो सकता। इन लोगों ने तो अपनी हद ही पार कर दी है। ये कहते ही नंदू भी चाकू लेकर गायत्री की गर्दन काटने वाला होता है। इतने में मौसम का रुख अचानक खराब हो जाता है। तेज बारिश होने लगती है और एक बवंडर के साथ चुड़ैल आती है, जो उस बवंडर में उन दोनों बदमाशों को मार डालती है, फिर फेंक कर चली जाती है। वहां की औरतों को कुछ भी समझ नहीं आता कि ये हुआ तो हुआ क्या। पर आखिर वो चुड़ैल कौन थी जो इन औरतों की मदद करके बवंडर सहित गायब हो जाती है। जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही अगले दिन मंजू अपने पति सुरेश से कहती है, जो कि गांव का सरपंच भी था। सुरेश जी, आपको पता है कल कितना बड़ा हादसा होते होते रह गया। तो बदमाश हम औरतों को स्नान करते हुए देख रहे थे। उसके बाद जब हमने उनका विरोध किया तो उसने मेरी और गायत्री की गर्दन पर चाकू रख दिया। फिर अचानक एक बवंडर आया जिसमें वो दोनों मर गए। पता नहीं कैसे, लेकिन मेरी समस्या ये है कि आप गांव की औरतों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर एक स्नान घर क्यों नहीं बनवा देते। मंजू, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारी बात समझ रहा हूँ मैं, लेकिन फिर गांव की हर औरतें यही बात करती रहेंगी, ऐसे कैसे चलेगा? तुम और जल्दी क्यों नहीं स्नान करके आ जाती हो? अजी, इससे ज्यादा और अंधेरे में गए तो कीड़े और जानवरों का डर रहता है। आप स्नान घर बनवा दीजिए, यही काफी होगा हम औरतों की सुरक्षा के लिए। मैं तुम्हारी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, मुझे सोचने का समय दो। ये कहकर सुरेश अपनी पंचायत में चला जाता है। वहीं गांव की औरतें और लड़कियां नहाती हैं तो ये समस्या फिर से होती है। तभी वही चुड़ैल अपने सुंदर रूप धारण करके उसी नदी में नहा रही थी कि एक आदमी उसे देख लेता है। चुड़ैल उस आदमी को अपनी ओर आकर्षित करते हुए कहती है, अरे ओ मेरे कन्हैया, दूर से क्या टुकर टुकर देख रहे हो? जरा मेरे पास आकर मेरे से रासलीला रचा लो। आओ ना, सोच क्यों रहे हो? तुम इतने प्यार से बुलाओगी तो आना तो पड़ेगा ही। ये बोलते ही वो आदमी रवीना की ओर आ जाता है। तभी चुड़ैल उसे पकड़कर अपने असली रूप में आ जाती है और उसे मार डालती है। क्या सोचा था, मेरे साथ तू फ्लर्ट करेगा? बना दी ना तेरी चटनी, इसी के लायक था तो। जो कोई भी लड़कियों या औरतों को इस तरीके से देखेगा उसकी तो मैं आंखें नोच लूंगी अब। ऐसे ही चुड़ैल रूपवती बनकर आदमियों को अपनी ओर आकर्षित करती थी और उनकी नियत देखकर उन्हें मार डालती थी। गांव में अब अचानक से एक एक करके आदमी गायब होने लगे। इस बात से चिंता करके सभी पत्नियां सरपंच से बात करती हैं तो वो कहता है, देखिए आप सभी चिंता मत कीजिए, मैं इस समस्या की जड़ तक पहुंचने का प्रयास करता हूं। सरपंच जी, जल्दी कुछ कीजिए। सरपंच पता लगाने के लिए सुबह सुबह टहल रहा था कि अचानक उसे चुड़ैल मिलती है, जो एक आदमी को आकर्षित करके फिर मार देती है। आखिर मैंने इसे भी मार ही दिया, कोई नहीं बचेगा, सबको मार डालूंगी। इसका मतलब ये सब एक चुड़ैल कर रही थी अब तक?
ये बोलते ही सरपंच तांत्रिक के पास चला जाता है और चुड़ैल पर शक करते हुए उसे पकड़ने के लिए कहता है। सरपंच की बात सुनकर तांत्रिक उस चुड़ैल को अपनी शक्तियों से कैद कर लेता है। तभी झटपटाते हुए चुड़ैल कहती है, ए तांत्रिक, मुझसे मरना चाहता है क्या तू? क्यों तूने मुझे यहाँ कैद किया है? तुझे मुझसे सवाल करने का कोई हक नहीं है। मेरे सवालों का जवाब दे। क्यों तू गांव के लोगों को मारे जा रही है? जैसा करेंगे वो लोग वैसा ही तो भरेंगे। मतलब क्या है तुम्हारी बातों का? मतलब ये है कि इन गाँव वालों ने औरतों की सुरक्षा के लिए कोई चीज ही नहीं बनाई है। सभी औरतें सुबह जब तक स्नान करने के लिए जाती है, उसमें भी कुछ दरिंदे लोग वहाँ आकर औरतों को गलत निगाहों से देखते हैं। भला ये कहाँ तक सही है? मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही घटा था। एक दिन मैं सुबह के समय स्नान करने गई थी। एक आदमी ने मेरे करीब आकर मुझसे बदतमीजी करी और जब मैंने भागना चाहा तो उसने मुझे मार डाला। अभी कुछ दिन पहले ही मैं स्नान कर रही थी। यहाँ तक कि सरपंच की पत्नी भी थी। वो तो उस दिन उनकी सुरक्षा मैंने करी, वरना वो दोनों गुंडे उन औरतों को गला काट कर मार डालते। जो भी स्त्रियों को स्नान करते हुए देखता था, मैं उन्हें मार डालती थी। और अगर तुम मुझे यहाँ से भगाने के लिए सोच रहे हो तो मैं तुझे बता दूं कि मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक इस गांव में हर एक घर में औरतों के लिए स्नान घर नहीं बन जाता। तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है और तुम बात भी ठीक कह रही हो। सरपंच जी, आपको इसकी बात माननी ही होगी। आपको स्नान घर बनवाने ही पड़ेंगे। ये औरतों की सुरक्षा की बात है। आसपास के बाकी गांव विकसित हो चुके हैं अब। ठीक है, मैं वादा करता हूँ कि इस गांव में स्नान घर हर घर में जरूर बनेगा, लेकिन उसके बाद तुम चली जाओगी। चुड़ैल उसकी बात मान जाती है। सरपंच भी अपना वादा पूरा कर लेता है, जिसके बाद चुड़ैल हमेशा के लिए वहां से चली जाती है।